तो कल हम लोगों ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की क्लास हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें बेसिक्स मैं आपको बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी है क्या। ठीक है, और इसको इन्वेंट कौन करे। ठीक है, क्यों, इन व्हाट इज द रीजन, इसको भी मैंने बताया। ठीक है, हाउ ही इन्वेंटेड। ठीक है, इसके बारे में, और उनकी कोशिश क्या थी। ठीक है, ह्यूमैनिटी उनकी रीजन थी, ह्यूमैनिटी को सर्व करना। ठीक है, इन्वेंटेड सीसी मैटिस आपने किया। ठीक है, कैसा इन्वेंट हुआ ये, इन्होंने एलोपैथी मास्टर, आयुर्वेदा मास्टर, यूनानी मास्टर, होम्योपैथी मास्टर, सब चारों के पास हो गए थे। चारों डाटों को उन्होंने मिलाया, फिर बीच में सोचा कि ये चारों में जो जो खामियां हैं उसको मैं निकाल दूंगा, मैं अपना एक पैथी डेवलप करूंगा। ठीक है, इस तरह उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को डेवलप किया। चलिए अब आगे डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, और थोड़ा डिटेल में। ठीक है, कल तो मैंने आपको थोड़ा समरी के तौर पे बताया था, आज हम और डिटेल में जानेंगे। लाइफ हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर काउंट सीजर मैटी, ये तो पार्ट वन है, पूरा आज कंप्लीट करेंगे हम। तो उनकी पैदाइश जो है बोलोग्ना सिटी में हुई, मैंने बताया था। ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये है इटाली में है। आज भी ये सिटी है, आज भी उनका महल है। ठीक है, आपको शायद यहाँ पे इमेज या दूसरे इमेज में मैं दिखाऊंगा, शायद होगा। देखिए, ये अभी भी, ये उनका पैलेस है, अभी भी है। मैप में भी देख सकते हैं आप, ये मैप में अभी भी मौजूद है। तो बोलोगना सिटी में उनकी पैदाइश हुई। का खानदान रईस था, जिसको हम आर्केड्स बोलते हैं। और ठीक है, ये ऐसी जगह है बोलोगना सिटी, इटाली में, ये बहुत सारे साइंटिस्ट को डेवलप किए। ठीक है, प्रीवियसली भी देखा जाए तो यहाँ से बहुत सारे साइंटिस्ट पैदा हुए। तो उन्हीं में से एक साइंटिस्ट और फादर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी वो है डॉक्टर काउंट सीजर मैटी। उनकी पैदाइश 11 जनवरी 1809 में हुई। ठीक है, 11 जनवरी 1809 में। ठीक है, इनके जो फैमिली बैकग्राउंड है वो रिचेस्ट फैमिली से। इनके पास पैलेस था, यानी रईस खानदान, जिसको हम जमींदार भी बोलते हैं आम भाषा में। इनके पास पैलेस था, ये हुकूमत भी करते थे। इनके जो दादा परदादा, जितने भी फादर ग्रैंडफादर जो भी थे इनके, वो किसी जमाने में किंग भी थे। ठीक है, तो इनके एंसेस्टर्स से, इनके खानदान से जो भी पैसा मिला, ये उसको यूज करते थे, उसी से ये जिंदगी गुजारा बसर करते थे। और ये बोलोगना के बहुत से बड़े स्कूलों में, बहुत बड़े कॉलेजेस में इनके तालीम हुई। और इनकी उम्र 19 साल थी जब इनके फादर का डेथ हो गया। ठीक है, और जब घर के जो बड़े हैं का अगर डेथ हो जाए, तो घर की हालत कैसी होती है। घर एकदम बदल जाता, घर टूट जाता, कई घर टूट भी जाते, कई घर बिखर जाते, कई फैमिलीज अलग हो जाते। तो यही हाल इनके घर में भी हुआ। ठीक है, इनके घर में भी हुआ। इनके जो मामा या चाचा जो भी लोग हैं, इनकी खानदान में से, इनके जो रईस खानदान था इनका, इनसे पैसा लेना शुरू कर दिए। इनके जायदाद, ये सब चीजें इन्होंने बहुत कम उम्र में जैसा उन्होंने पाया वैसा खोना भी उन्होंने शुरू किया। ठीक है, लेकिन इनकी जिंदगी बदली उन 1839, यानी 1839, 1839 में इनकी जिंदगी बदली। ठीक है, कैसा, इनके एक गुरु थे जिनका नाम था पाउला कोस्टा। ये एक पोइटर थे और फिलोसोफर। ठीक है, तो उन्होंने कहा, इंग्लिश में उनकी एक लाइन है,
Why waste your life in the aimless frivolities of society when you have faculties which will deserve to be better employed? तो इन्होंने कहा कि आप अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद क्यों कर रहे हो जिससे सोसाइटी का ना कुछ फायदा हो रहा हो, ना खुद का फायदा हो रहा हो, ना आपके डेवलपमेंट के लिए कुछ फायदा हो रहा हो। ठीक है, आपके पास इतने वक्त है, इतना सीखने के लिए उम्र है, सीखने के लिए पूरी जिंदगी है, तो आप अपने आप को वेल डिजर्व कैटेगरी में रखिए और अपने आप को डेवलप करते रहिए ताकि एक अच्छे मकाम तक पहुंच सके। खैर ये आज के हिसाब से ऐसे वर्ड हम बहुत जगह सुनते हैं इसलिए ये कॉमन हो गया, लेकिन उनके लिए ये चीज़ नहीं थी। ठीक है, उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं थी। उनके लिए ये चीज़ इसलिए नहीं थी कि उस जमाने में ऐसे ज़्यादा फिलोसफर्स, पोइटर्स और ज़्यादा नॉलेज देने वाले लोग बहुत कम थे। और उनमें से ये ऐसे वर्ड्स बोलना और उनके लिए कोई अच्छा रास्ता बताना, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा उनके लिए क्या था, बहुत ज़्यादा हिम्मत की बात थी। ठीक है, तो ये वर्ड्स उनके दिल दिमाग पूरे बॉडी में उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अ, उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया, उन्होंने उसको एक्वायर्ड कर लिया, उन्हें उसको ले लिया। तो लेने के बाद उन्होंने, क्योंकि उनके उस्ताद से बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, तो उन्होंने उसको उनको उनके साथ ही उन्होंने रहना शुरू किया। उनकी फिलोसफीज पढ़े उन्होंने, उनके बुक्स पढ़ा, उनके गाइडर बन गए, उनके फिलोसोफर, उन्हें फ्रेंड बन गए। ठीक है, तो ऐसा चलते रहा। लेकिन उसके बाद बहुत अच्छे मकाम पे पहुंच गए। वो 1847 में उनको रिवॉर्ड ऑफ काउंटशिप दिया, जिसको हम सीजर काउंट सीजर बोलते हैं ना, वहाँ का एक लकब है। जैसा है कि भारत रत्न है और बहुत सारे ऐसे टाइटल्स जिसको ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए या कुछ अच्छा अपने फील्ड में करने के लिए उनको वो टाइटल दिया जाता है। तो इसी तरह एक काउंटशिप जो है, ये टाइटल है इटैलिक उस जमाने की, शायद अब चेंज हुआ होगा। ठीक है, तो उन्होंने उस फिलॉसफी को पढ़ा, अच्छा मकाम हासिल किया और अपने सोसाइटी को बहुत ज़्यादा सर्व किया। इस वजह से उनको काउंटशिप का नाम से या लक़ब से नवाजा गया। ठीक है, और जब अच्छे पोजीशन में थे उनको मजिस्ट्रेट बनाया गया अपने शहर का, और पार्लियामेंट में भी उनको इलेक्ट किया गया। ठीक है, तो ये देखिए, जैसा उन्होंने मेहनत की, जैसा उन्होंने नॉलेज हासिल किया, से उनकी लाइफ चेंज होते चले गई। ठीक है, वो स्मॉल पोजीशन से बिगर पोजीशन तक वो पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक वक्त आया, उन्होंने सब चीज़ों को रिजाइन दे दी क्योंकि इससे बड़ा कुछ करना था। ठीक है, वो पॉलिटिक्स को छोड़ दिए और बहुत सारी चीज़ों से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं, ठीक है ये चीज़ें फायदा तो दे रही है लेकिन इतना ज़्यादा सोसाइटी के लिए फायदेमंद नहीं है जितना मैं सोच रहा था। तो उन्होंने सोचा कि मैं कौन से फील्ड में चले जाऊं, तो उन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड को चुना। ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड को चुना। एग्रीकल्चर फील्ड को चुनकर उसके बोटानी, केमिस्ट्री, ठीक है, एग्रीकल्चर के क्या फायदे हैं, क्योंकि ये भी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। बगैर खाए पिए, अच्छी ग़िज़ा खाए पिए आप हेल्थ एक्वायर नहीं कर सकते, अच्छा काम अपने फील्ड में नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि मैं एग्रीकल्चर में जाऊंगा और वहां से ह्यूमैनिटी को सर्व करूंगा। ठीक है, लेकिन वहां पे भी उन्होंने कमजोरी पाई कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं और एग्रीकल्चर फील्ड आगे बढ़ चुका है, इस पर रिसर्च हो रहा है, तो लिहाजा मैं कुछ और करूं। तो उनके जहन में आया कि मैं ह्यूमैनिटी के सर्व करने के लिए किस फील्ड को चुनूं। तो उन्होंने मेडिकल फील्ड को चुना, क्योंकि उस जमाने में लेप्रोसी, कैंसर, यानी कोई बीमारी अगर आ गई तो एक ही चीज थी, मौत। 18 के दौर में, 18 सेंचुरी में, 19 सेंचुरी में। ठीक है,
तो बीमारी से या तो अच्छा होना है या फिर आप मरना है। तो उन्होंने सोचा कि मैं सबसे अच्छा अगर ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर सकता हूँ वो है जिंदगी का दोबारा देना, फिर से उनको अपने पैरों पे ठहरा कराना। तो इस सर्च में उन्होंने इंग्लैंड, इंडिया, ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज को उन्होंने ट्रैवल किया। ठीक है, ट्रैवल करके उन्होंने नॉलेज हासिल किया। ठीक है। और बाद बाद में उनको मालूम ये हुआ कि हर पैथी में, पैथी मतलब द वे ऑफ ट्रीटमेंट, यानी आप गोली खा रहे हैं तो गोली जाके जिस्म में कुछ काम करेगी जिससे आपको हेल्थ मिलेगा। तो ये जो तरीका है यूज करने का उसको हम बोलेंगे पैथी। तो होम्योपैथी है, यूनानी पैथी है, आयुर्वेदा पैथी है। ठीक है। ये सब पैथी में कुछ ना कुछ उनको नुक्स दिखा। एक है ये बहुत, इसके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत। जब आपको सर्व करना होता है ह्यूमैनिटी के लिए तो आप उनके लिए आसानियां देखेंगे, मुश्किलात को नहीं देखेंगे, हार्डनेस नहीं बल्कि सॉफ्टनेस को देखेंगे, इजीनेस को देखेंगे। तो उन्होंने सोचा कि मैं अगर इतनी नॉलेज मैं तो हासिल कर लूंगा, लेकिन ये नॉलेज दूसरों को देना एक तो मुश्किल काम है उस जमाने के हिसाब से, कि यूनिवर्सिटीज नहीं थे, कॉलेजेस नहीं थे उस वक्त ज्यादा मेडिकल साइंस के। और मेरे जैसा ही परफेक्ट होना आगे वाला ये भी मुश्किल है। तो ये सब हार्डनेस को देखते हुए उन्होंने कहा कि ये पैथीस यूजफुल तो है लेकिन ह्यूमैनिटी को सर्व करना इससे बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो उन्होंने सोचा कि मैं इस इन सब के लिए एक बीच का रास्ता निकालूं। तो इस रास्ते से उन्होंने अपने आप को निकालने के लिए कुछ चीजों को सोच कर रखा था। लेकिन उनके सामने एक किस्सा आ गया, एक वाकया पेश आया, एक स्टोरी हुआ उनके सामने। क्या हुआ? जिससे उनकी जिंदगी पूरी बदल गई। वो है द डॉग एंड द काउंट सीजर मैटिक। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उनके पास एक, जैसा कि हर साइंटिस्ट के लिए कुछ ना कुछ सामने से चीजें गुजरती, जो उसके लिए वो चीज होने से पहले उसकी लाइफ अलग होती है, वो चीज होने के बाद उसकी लाइफ बदल जाती है। हमारी जिंदगियों में भी होता है। ठीक है। ऐसे ही उनकी जिंदगी में भी हुआ कि उनके डॉग के बीमार होने से पहले की जिंदगी, उनके डॉग के बीमार होने के बाद की जिंदगी। ठीक है। उनके उनका एक डॉग था जो नाइबर में रहता था। ठीक है। तो उसको क्या होगा, एक जख्म हो गया। वो जख्म आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। तो उन्हें सोचा उनके पास जो पैलेस था वहां पे जाके मैं रहूंगा, रहकर शायद इसकी भी तबीयत अच्छी हो जाए और कुछ जड़ी बूटियां का इलाज करूंगा मैं। ऐसा उन्होंने सोचकर उसको लेकर वो अपने पैलेस में चले गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद अपने कामों में मसरूफ हो गए, रिसर्च के काम में, वो कुत्ते का ध्यान यानी डॉग का ध्यान देना भूल गए वो। लेकिन डॉग खुद ये कर क्या कर रहा था, वो खुद एक पेड़ के पास जा रहा था, एक ट्री के पास जा रहा था, उसके पत्तों को चबा रहा था। लेकिन वो पत्ते उसको भूख लगने की वजह से खा रहा था वो, या कुछ और वजह से वो खा रहा था, चबा रहा था। ठीक है। और उसको अपने आप से रगड़ रहा था, अपने आप को उससे रगड़ रहा था। तो उससे क्या है, अब उस दरख्त से कुछ लिक्विड निकलते रहता है, वो लिक्विड उसको लग रहा था, पत्तों को चबा रहा था। ठीक है। तो इससे क्या हो गया, 2-3 दिन के बाद जब डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की नजर पड़ी, क्योंकि वो अपने रिसर्च में बिजी थे, वो भूल गए, क्योंकि उनका उतना जुनून था कि मैं ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करूंगा। तो उस जुनून में, उस इसमें वो लोग उन्होंने क्या किया, अपने कुत्तों को जब देखो 2-3 दिन के बाद डॉग को देखा उन्होंने, तो उसका जख्म आहिस्ता आहिस्ता सूख रहा, उसका जख्म आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा। तो उन्होंने उसके बाद गौर करना शुरू किया कि डेली वो डॉग उस दरख्त के पास जाता, रगड़ता और उसके पत्तों को चबाता। ऐसा एक 10 दिन से 12 दिन में या 15 दिन में, कुछ वक्त कम वक्त में पूरा का पूरा कुत्ते का जो जख्म है वो पूरा का पूरा हील हो गया। तो ये इनके लिए एक अजीब
उनके लिए एक रिसर्च के लिए बहुत आसान हो गया रास्ता उनके लिए। ठीक है। तो उन्होंने, अब ये उनके जहन में बात आ गई कि कोई भी बीमारी को ठीक करने की ताकत पौधों में है। ये बात उनके दिमाग में परफेक्टली 100% के दिमाग में बैठ गई। ठीक है। तो उन्होंने अब एक चीज साफ हो गई कि मैं पौधों के अलावा और कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ना तो केमिकल्स की जरूरत है, ना एनिमल्स की जरूरत है, ना मिनरल्स की जरूरत है, ना साल्ट की जरूरत है, ना कुछ चीजों की जरूरत है। सिर्फ पौधे से ही मैं पूरा 100% ठीक कर सकूंगा बीमारी को। ये बात उनके जहन में 100% बैठ गई। ठीक है। अब उन्होंने रिसर्च किया। रिसर्च करके जो भी हमारे सामने मेडिसिन है सब हमारे सामने आ गई। ठीक है। तो ऐसा उन्होंने रिसर्च स्टार्ट किया कई साल, 15 से 20 साल, यानी 1850 से लेकर 1865 तक, यानी 15 साल के पूरे लग गए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को इन्वेंट करने में। एक एक पौधों को रिसर्च करते, उसके बारे में मालूमात करते, उसके केमिकल्स को देखते, उसके, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास नॉलेज था बोटानी का और केमिस्ट्री का। ठीक है। तो इसके बाद आखिरी में का ये डिस्कवरी आ गई कि मैं अपने पैथी को नाम रखूंगा इलेक्ट्रो होम्योपैथी। क्या रखूंगा मैं नाम उसका? इलेक्ट्रो होम्योपैथी नाम रखूंगा। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी का नाम इसलिए रखा, दो वजह है। एक तो अब हम ये जो मेडिसिन है उस वक्त और आज भी, जैसा उस वक्त न्यूली इन्वेंट हुआ था करंट। ठीक है। जब नया नया करंट आया था, 18 सेंचुरी में ही आया था, आप देख सकते हैं गूगल करके भी। तो उन्होंने सोचा करंट जैसा आप स्विच ऑन करते हैं, फौरन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी करंट से पास होकर उस ट्यूबलाइट में चले जाते। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्यों रखा? क्योंकि उस जमाने में मोस्टली करंट का इन्वेंट हुआ था, तो उन्होंने देखा कि फौरन बटन डालने के बाद फौरन लाइट, फैन, सब चीजें घूम रही है ट्यूबलाइट से। मैंने उस जमाने में बल्ब था, बल्ब से रोशनी आ रही है। ठीक है। तो इस वजह से उनका जहन गया कि मैं इलेक्ट्रिसिटी जिस तरह काम कर रही है, मैं अपने मेडिसिन को अपने बॉडी पर इस तरह काम करने लगाऊंगा। ठीक है। और वाकई इस तरह काम कर रही है। आज भी कर रही, पहले भी कर रही थी। ठीक है। तो इस वजह से इसका नाम इलेक्ट्रो रखा। होम्यो इसलिए रखा कि उनको, अब उनको, उन्होंने पूरा नॉलेज, अक्सर नॉलेज 80%, 70 to 80% के गुरु डॉक्टर सैमुअल हैनिमल से हासिल किया उन्होंने। प्लांट्स के बारे में, केमिकल्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो उससे वहां से उन्होंने होम्यो लिया। पैथी तो पैथी है। ठीक है। तो इलेक्ट्रो का मतलब है क्विक लाइक करंट, करंट की तरह काम करना। ठीक है। तो हमारे जो मेडिसिन है प्लांट से बनते हैं, लेकिन काम इलेक्ट्रिसिटी की तरह करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रो होम्यो का मतलब, होम्यो का मतलब जैसी बीमारी वैसी दवाई। पैथी मतलब ट्रीटमेंट। ठीक है। तो इसी तरह हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी की एफिशिएंसी कैसा है? उस जमाने में जब इन्वेंट तो कर दिया उन्होंने, लेकिन कैसा, क्या प्रूफ है कि ये लोग अच्छे हुए? तो उन्होंने 1865 से 1867 तक 20,000 आदमियों को ठीक किया। ठीक है। और बहुत सारे उनके दोस्त, उनके डॉक्टर्स उनको सपोर्ट करने लगे। ठीक है। और बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो था, सेंट थेरेसा हॉस्पिटल, वहां पे उनको एक कैबिन भी दिया गया। आप पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ भी है कि यहाँ पर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जरिए से ट्रीटमेंट करिए। तो ये बहुत बड़ा उनके लिए बहुत ज़रा अपॉर्चुनिटी था कि अपने पैथी को आगे बढ़ा सके। ठीक है। उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्यूर किया। जैसे फीवर है, उस जमाने में फीवर को क्यूर करना बहुत बड़ी बात थी। फ्लूरो है, फिस्टुला है, पैरालिसिस है, अस्थमा है, कैंसर है, हिस्टीरिया है, गाउट है, ऐसे बड़े बड़े बीमारी को उन्होंने ठीक किया। ठीक है। और उनके जो पेशेंट्स थे, बहुत कुछ प्रेस्टिजियस पेशेंट्स भी थे, जैसा कि प्रिंसेस वोरोंटोजोफ। ठीक है। द रशियन कोर्ट के एक मेंबर थे। मैडम हेल्बिग, ये भी बहुत अच्छे मकाम पे थे। इसी तरह डॉक्टर एक्वॉर्ड, डॉक्टर गार्ट विलिकन, डॉक्टर सैमुअल कैंडी, डॉक्टर क्रूड्स, ये सब चीज़ें।
लेकिन आखिरी वक्त में उनका कोई मतलब उनके ना उन्होंने मैरिज नहीं किया था, जिससे जिससे उनकी पूरी प्रॉपर्टी जिसको उन्होंने एक अपने जो बेटा था उनका, मतलब जिसे उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, तो उनको उन्होंने एक्वायर्ड किया था। उनको उन्होंने अपनी पूरी जायदाद, पूरी अपनी जो भी ये जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जो लीगैलिटी थी, सब उनको हैंड ओवर किया। लेकिन आखिरी वक्त में ज़्यादा वो रिसर्च नहीं कर पाए। उनका जो रिसर्च हुआ था उनका इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, उस रिसर्च को अब लोगों तक एफिशिएंसी देखना था। एफिशिएंसी देखने के बाद फिर मैं और इसको शॉर्ट करना उनका मकसद था, लेकिन आगे बढ़ेंगे हम लोग। लेकिन और आगे रिसर्च नहीं कर पाए। ठीक है, जिसके रिसर्च जो वो रिसर्च करना चाहते थे, यानी उनका रिसर्च का असल मकसद था ह्यूमैनिटी, सर्व टू ह्यूमैनिटी, और मेडिकल साइंस आसान हो जाए, हर आम इंसान एक दो दिन में ही वो मेडिसिन को सीख ले और सीख कर खुद इस्तेमाल करना स्टार्ट कर ले। ये इनका मकसद था, यानी हेल्थ इनटू योर पॉकेट, ये स्लोगन था उनका, कि मैं हर इंसान के जेब में उसको हेल्थ दे दूं। ठीक है, लेकिन ये नहीं हो पाया। फिर वो आप 1896 में 4 सितंबर में उनका डेथ हो गया। और लेप्रेसी हॉस्पिटल को उन्होंने 2395 उस जमाने में इन्होंने डोनेट भी किए थे। और यहाँ तक कि आगे पढ़ेंगे हम लोग कि इंडिया के एक हॉस्पिटल है जो होम्योपैथी हॉस्पिटल, पहले इलेक्ट्रो होम्योपैथी हॉस्पिटल था, उसको होम्योपैथी में कन्वर्ट किया गया। उस हॉस्पिटल को भी उन्होंने क्या किया था, डोनेशन दिया था। वो भी हम आगे देखेंगे। तो उन्होंने, ये उनकी लाइफ थी जिसमें उन्होंने बहुत सारी कोशिशों के बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथी को इन्वेंट किया। ठीक है, इसके बारे में अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। आज का क्लास यहीं पे हम स्टॉप कर